वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। यार अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर इन द सेंस के इस समय जो चाइना, ताइवान और जो यूएस, ये तीनों देशों के बीच में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्यों आपस में अनातनी फिर से वापस हो गई, क्यों इसको ऐसे देखा जा रहा है कि दिस माइट लीड टू अनदर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है बट सिचुएशन बहुत टेंस है। क्या वो सिचुएशन है और इसका मार्केट में क्या असर देखने को मिल रहा है, नॉट जस्ट क्रिप्टो मार्केट बट फिर से स्टॉक मार्केट पे भी इस न्यूज़ का, इस डेवलपमेंट का असर देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली यार दुनिया के अंदर देखो, जो रशिया यूक्रेन का की जो लड़ाई थी उसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे देखने को मिला। दुनिया भर में गैस प्राइस, ऑयल प्राइस, सब चीज़ों पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जब भी 2 देश आपस में टेंस सिचुएशन में भिड़ते हैं, चाहे वो भी वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के कमेंट्स पास हुए, जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया गया है, वो कहीं न कहीं वरिंग साइन है। तो चाइना, ताइवान और अमेरिका की क्या एक्सपेक्टेशन है, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे। क्योंकि आपको अगर ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई कि अच्छा क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आपको डिसीजंस मेकिंग लेने में आसान रहता है और प्लस ऑब्वियसली नॉलेज तो बढ़ती ही है। तो शुरू करते हैं चाइना और ताइवान से शुरू करते हैं कि चाइना और ताइवान का रिश्ता क्या है और उस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या है, मतलब ये कहानी है क्या, शुरू कहाँ से हुआ है। तो आप इनको अगर देख रहे हैं, मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ। तो नैन्सी पेलोसी बेसिकली स्पीकर है कांग्रेस की। जैसे वहाँ पे जो कांग्रेस या पार्लियामेंट का एक स्पीकर होता है, तो वहाँ पे भी जो नैन्सी पेलोसी है वहाँ की कांग्रेस की स्पीकर है ये डेमोक्रेट पार्टी से ही है, जो जिस पार्टी के बाइडेन है उसी पार्टी की है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी कि उनको ताइवान जाना है। अब आप सोच रहे हो कि क्या हो गया यार, एक स्पीकर है, अगर वो किसी देश में जाना चाहता है तो इशू क्या है। इशू ये है कि यार इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी कि ये ताइवान जाना चाहती है। अब आप सोच रहे हो कि तो क्या हो गया यार, इससे होता ये है कि जो ताइवान है उसके अंदर जो चाइना का डायरेक्ट इंटरेस्ट है। मैं उस पे बाद में आऊंगा कि चाइना और ताइवान का रिलेशनशिप क्या है। लेकिन आप ये समझ लो कि जो शी जिनपिंग है, जो थर्ड कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट, वहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म में वहाँ पे शी जिनपिंग जो पहले जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, वो फिर से वहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाला है कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने ये साफ इंटेंशन जाहिर कर दी है अब कि अपनी इस थर्ड टर्म में आने से पहले ये बोल दिया था कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन करना है। रीयूनिफिकेशन का मतलब ये है कि ताइवान को चाइना के अंदर मिलाना है। तो आप कहोगे कि रीयूनिफिकेशन मतलब क्या पहले जो ताइवान था वो चाइना का ही पार्ट था? आप ये सोच रहे होगे। तो थोड़ा-सा चाइना और ताइवान की हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। बहुत शानदार आर्टिकल है बीबीसी का, ठीक है? तो बीबीसी के इस आर्टिकल में जाते हैं। फिर हम वापस से पेलोसी की विज़िट, आप फिर ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे कि अच्छा यार पेलोसी की ये विज़िट क्यों इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि अगर पेलोसी वहाँ पे जाती है, तो यूएस और चाइना के बीच में क्यों कन्फ्रंटेशन बढ़ सकती है। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ताइवान है का, अगर आप ये देखो, ये चाइना का मैप है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर आप देखो तो ताइवान 100 माइल्स दूर है, मतलब बहुत ज्यादा करीब है ताइवान के। और इसको आप ये देखो, ये जो आप डॉट डॉट्स देख रहे हो, ये चेन ऑफ आइलैंड है, राइट? अगर आप देखो तो अमेरिका बहुत ही देखो, मतलब ये दुनिया में पॉलिटिक्स किस लेवल की होती है कि अमेरिका को पता है कि चाइना से अगर भिड़ना है तो उसको इन सारे देशों को दोस्त बनाना पड़ेगा। तो ये जो चेन ऑफ आइलैंड आप देख रहे हो, जैसे साउथ कोरिया है और ये छोटे-छोटे आइलैंड्स, ये ओकिनावा, ताइवान, फिलीपींस और फिर इधर से ही होते हुए ये जितने भी डॉट डॉट्स देख रहे हो, ये सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स जो हैं, ये यूएस के दोस्त हैं। आप ये समझो, यूएस के दोस्त क्यों हैं? क्योंकि यूएस को पता है कि वो इतनी दूर बैठा है, अगर उसको किसी भी वक़्त अगर चाइना से लड़ाई होती है और चाइना के साथ वॉर होती है, तो अगर उसकी कोई हेल्प करेगा, राइट? तो ये वो देश हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पे उसका जो गुआम है और हवाई है आइलैंड्स है, ये यहाँ पे उसके मिलिट्री बेसेस हैं, इस पूरे पैसिफिक ओशन में उसके बेसेस हैं, ये सारी कंट्रीज़ उसको सपोर्ट करती हैं यूएस को और यूएस इनको एड देता है, इनके साथ ट्रेड पार्टनर है। हर लेवल पे इनको सपोर्ट इसलिए देता है क्योंकि उसको पता है कि अगर ये उसके साथ है तो वो चाइना के साथ कभी भी टक्कर लेने में उसको आसानी होगी। चाइना ये बात जानता है। चाइना को पता है कि अगर ताइवान को वो वापस से अपने अंदर मिला लेता है, मैं वापस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे बताऊँगा चाइना और ताइवान का रिलेशन। तो अगर वो ताइवान उसके अंडर आ जाता है तो ये इस चेन ऑफ आइलैंड को ब्रेक कर पाएगा, पहली चीज़। और दूसरा यहाँ पे यूएस जो है वो कमज़ोर पड़ेगा और ताइवान जैसी इकोनॉमी अगर चाइना के अंदर चली जाती है, मैं फिर उस पे आऊँगा कि चाइना के पास वो क्या चीज़ है जो ताइवान के पास वो ऐसी क्या चीज़ है जो दुनिया के पास इस वक़्त नहीं है। तो चाइना के पास अगर ताइवान आ जाता है तो वो एक उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, ठीक है? आप ये पढ़ भी सकते हो इस आर्टिकल में ये है। उसके बाद ये है कि क्या ताइवान चाइना से कभी अलग हुआ था? तो हिस्टोरिकल सोर्सेस सजेस्ट दैट द आइलैंड फर्स्ट केम अंडर द फुल चाइनीज कंट्रोल इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में क्विंग डायनेस्टी के अंडर था। फिर 1895 में उन्होंने जापान के साथ जब चाइना की वॉर थी, साइनो जापानीज वॉर के अंदर चाइना ने ये आइलैंड छोड़ दिया था 1895 में। फिर चाइना ने इस आइलैंड को वापस 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में फिर से हथिया लिया था, जो कि जापान को हरा के। लेकिन सिविल वॉर हो गई चाइना के अंदर। जब चाइना के अंदर सिविल वॉर हुई और वहाँ पे एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन दोनों के बीच में जब फाइट हुई, तो कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में उन्होंने बीजिंग को कंट्रोल कर लिया और जो नेशनलिस्ट पार्टी के काई शेक जो थे वो वहां से भाग के ताइवान चले गए और काफी सालों तक वो ताइवान के अंदर ही रहे और फिर ताइवान ने अपनी वहां पे गवर्नमेंट जो है वो इनके अंडर फॉर्म कर ली। ठीक है। तो चाइनीज का हमेशा ये कहना है कि ताइवान हमेशा से उनका पार्ट था, कई बारी उन्होंने उसका कंट्रोल उनके हाथों से गया, लेकिन ओरिजिनली जो ताइवान था वो हमेशा से चाइना का पार्ट रहा है और इसको चाइना के अंदर रीयूनाइटेड रीयूनिफिकेशन इसका करना है, राइट। यहाँ पे आप देखिए ताइवान के अंदर काफी सालों से जो काई शेक पार्ट जो है जो काई शेक जो नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर भाग के ताइवान चले गए थे, तो उनकी ही लाइनेज में से, उन्हीं की फैमिली मेंबर में से यह मैक्सिमम टाइम यही पार्टी ताइवान को रूल करती आई है। इस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया में 13 ऐसी कंट्री हैं प्लस वेटिकन जो ताइवान को एज अ सॉवरेन कंट्री का स्टेटस मानती है, राइट। और चाइना कंटिन्यूअसली पूरी दुनिया में दबाव बनाता रहता है कि ताइवान को उसका पार्ट माना जाए और ताइवान के को लेके चाइना कभी भी हमेशा एग्रेसिव मोड में रहता है। अगर कोई देश ताइवान की सॉवरेनिटी पे स्टैम्प करता है या उसके हक में बोलता है तो वो सीधा-सीधा चाइना से दुश्मनी लेता है। तो काफ़ी सारे देश जो हैं वो चुप रहना भी पसंद करते हैं, ना वो हाँ बोलते हैं, ना वो ना बोलते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 13 कंट्रीज़ हैं जो चाइना की जो कि जनरली यूएस के अलाइज़ है और यूएसए जो जनरली उसको सॉवरेन स्टेटस देती है। अब क्या ताइवान अपने आप को डिफेंस कर सकता है? अगर चाइना और ताइवान की लड़ाई हो जाए तो आप देख सकते हो कि चाइना कितनी बड़ी आर्मी है, 20,35,000 है तो 1,63,000 ताइवान के पास है। नेवी में अगर हम देखें तो 2,60,000 शिप्स हैं इसके पास, ताइवान के पास 40,000 है। एयर फोर्स में 4 लाख मोटा-मोटा 4 लाख के करीब इसके पास अगर जेट एयरफ़ोर्स में एयरफ़ोर्स के जहाज़ है तो ताइवान के पास सिर्फ़ 35,000 है और मिसाइल्स वगैरह तो कुछ ताइवान के पास है ही नहीं। सीधा-सीधा ताइवान सिर्फ़ थोड़ी दिनों के लिए रेज़िस्ट कर सकता है बट ये वॉर ऑब्वियसली वो लड़ नहीं पाएगा और इसीलिए वो इतना उसके पास है एम्यूनिशन है बस ताइवान के कि कुछ इतनी थोड़ी देर वो चाइना को रोक के रखेगा, जितनी देर में उसको मदद मिल जाएगी और मदद ऑब्वियसली वो यूएस से चाहता है। अब बेसिकली क्या है कि सिचुएशन ये है कि
इस वक़्त चाइना जो है बार-बार ताइवान की एयर स्पेस में अपने एयरक्राफ्ट्स को बार-बार भेज रहा है। ये अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 2021 से रेगुलर बेसिस पे, पहले ही कम होता पहले भी था, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे उसके जहाज़ उसके टेरिटरी में जाते रहते हैं चाइना के। और चाइना के लिए जो ताइवान इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जब आप बात सुनोगे तो आप वाक़ई कहोगे कि जैसे दुनिया के जैसे अगर सऊदी अरब में तेल है, रशिया में तेल और गैस है, तो ताइवान में ऐसा क्या है? यार, ये है दुनिया के जितनी भी जो चिप्स, जो कंप्यूटर चिप्स जो प्रोड्यूस होते हैं, राइट? जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कंप्यूटर चिप्स होते हैं, जो जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, चिपसेट्स जो होते हैं, उसका 65% मार्केट शेयर जो है वो ताइवान के पास है। मतलब आप सोचो, दुनिया का कोई भी लैपटॉप, कोई भी घड़ी, कोई भी स्मार्ट वॉच, कोई भी टेबलेट, कोई भी गाड़ी, कुछ भी जो एंड्रॉयड, जो भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हो उसके अंदर जो चिपसेट होता है, उसका 65% शेयर ताइवान के पास है। इनफैक्ट जो इसकी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी, इसके पास मोर देन 50% का मार्केट शेयर है दुनिया का। ये बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ कंपनी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कैप में ये कहाँ पे स्टैंड करती है। दुनिया भर में जनरली हमने देखा कि अमेरिकन कंपनीज डोमिनेट करती हैं। ये देखिए टीएसएमसी 13th नंबर पे, दुनिया की 13वीं सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। 447 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। अगर आप देखो ऊपर से एप्पल, दूसरे नंबर पे सऊदी। तो अगर आप टॉप 15 कंपनीज में देखो तो सारी यूएस की ही कंपनीज हैं। इनफैक्ट 15 नंबर पे बिटकॉइन है। तो टीएसएमसी, ये आप देखोगे तो 13th रैंक पे है। अब यार इतनी शक्ति अगर ये आज ताइवान चाइना के पास चला जाए, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, जो कंप्यूटर चिप्स हैं, ये उसके कंट्रोल में आ जाएंगे और दुनिया भर को वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए। ये एक तरीके का ऑयल है जो ताइवान के पास है, जो एक्सपर्टीज है। आज अगर ये उसके पास आ जाती है तो आप सोच सकते हैं। तो ताइवान के अंदर जो लोग हैं, लोगों को फिर भी लगता है कि वॉर नहीं होगी। वहाँ पे एक सर्वे हुआ और काफ़ी सारे लोग आज अपनी सॉवरेनिटी को लेके बहुत प्राउड फील करते हैं और मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि वो ताइवानीज़ हैं। पहले लोग काफ़ी ये कन्फ्यूज़ रहते थे कि वो ताइवानीज़ हैं या चाइनीज़ हैं, लेकिन आज वो अपने आप को एक सॉवरेन कंट्री के रूप में देखते हैं और अपने आप को वो मानते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यार इतना इम्पोर्टेंट है ताइवान चाइना के लिए। और जो यूएस है और जो चाइना है, उस वो वरीड इस बात से हुआ कि जो पेलोसी की विजिट है वो ऐसे टाइम पे आ रही है जब चाइना ने ये बोला कि वो उसको रीयूनिफिकेशन करना चाहता है ताइवान का चाइना के साथ। तो ऐसे वक्त में पेलोसी जो यहाँ की स्पीकर है यूएस की, इन्होंने बोला कि वो ताइवान जाना चाहती है। बस उनके बोलते ही चाइनीज आर्मी से लेके चाइना के अंदर एक हड़कंप मच गया। और ये हड़कंप इस लेवल का हो गया, इस लेवल की तनातनी हो गई कि यहाँ तक कि वहाँ की आर्मी ने कुछ वीडियो भी पोस्ट किए। तो यूएस की अब इसमें बाइडेन और या रिपब्लिकन्स काफी कंफ्यूज्ड है। वहाँ पे यूएस की जो स्पीकर है वो बहुत बड़ा एक पोजीशन होल्डर होती है। कांग्रेस की स्पीकर अगर वो कहीं पे विजिट करती है तो उसको उतनी ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो दिए जाते हैं और जितने कि एक प्रेसिडेंट के विजिट पे दिए जाते हैं। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी प्रेशर में आ गए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पेलोसी को समझाने की भी कोशिश करी है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे द the speaker of the congress has the power to travel anywhere in the world। और जबकि डिस्पाइट बीइंग द सेम पार्टी, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको जाना है। जैसे ही इन्होंने ये अनाउंस किया और बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्टीमेटली ये बोला कि वी विल बी सपोर्टिंग हर विजिट, तो उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि एक सिर्फ एक कांग्रेस की विजिट है, कांग्रेस के स्पीकर की विजिट है। वो इसको ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो ये स्पीकर है, ये ये बेसिकली डेमोक्रेट पार्टी से है, तो ये बाइडेन की ही
पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसे देख रही है कि ये विज़िट जो है ये बाइडेन का कहीं न कहीं एक पैंतरा है कि जब से चाइना ने अपनी इंटेंशन ज़ाहिर करी है, तो अमेरिका ने यहाँ पे विज़िट करने की कोशिश करी है। अगर पेलोसी अगर विज़िट हो जाती है, ये एक्सपेक्टेड है 1-2 दिन में ही वहाँ पे उनको जाना है। अगर तो उन्होंने अपना चेंज कर लिया, मूड चेंज हो गया, नहीं गईं, तो सिचुएशन विल कूल ऑफ। बट अगर ये पहुँच गई वहाँ पे, तो सिचुएशन विल बिकम ग्रिम और कुछ हो जाता है। अगर वहाँ पे शिप्स की मूवमेंट हुई, आर्मी की मूवमेंट हुई, जो कि जिस पे बिल्कुल नज़र बनाई रखी है यूएस ने, कि पेलोसी की विज़िट के बाद चाइनीज़ आर्मी की क्या मूवमेंट है। अगर चाइनीज़ आर्मी की कोई मूवमेंट हुई, तो ये डेफ़िनेटली बहुत बड़ा कंसर्न होगा और इसको ऐसे देखा जा रहा है कि कल को ताइवान को बचाने के लिए यूएस माइट कन्फ्रंट चाइना। और पीछे एक इंटरव्यू के दौरान बाइडेन से ये बोला गया, पूछा गया था जब, कि अगर चाइना वॉर करता है ताइवान पे, तो क्या यूएस कन्फ्रंट करेगा? तो उसने बोला था हाँ करेगा, यूएस विल सपोर्ट चाइना एंड दे विल गेट इनटू वॉर। तो एक तो पहले बाइडेन क्लियर कर चुका है, शी जिनपिंग क्लियर कर चुका है कि उसको ताइवान चाहिए। और जो ताइवान है वो अपने आप में एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। और हम सब जानते हैं कि इधर से जो चेन ऑफ आइलैंड है वो सारे यूएस को सपोर्ट करेंगे, वो भी वॉर के अंदर उतरेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पूरा जापान के आसपास साउथ कोरिया और ये फिलीपींस का जो पूरा एरिया है ये वॉर के अंदर उतर सकता है। तो ये ऑब्वियसली इधर यूक्रेन रशिया की वॉर थम नहीं रही और इधर एक वॉर लाइक सिचुएशन और बनती हुई दिख रही है। तो दिस इज नॉट अ ग्रेट न्यूज़ एट ऑल एंड आई होप कि पेलोसी जो कांग्रेस की जो स्पीकर है यूएस की, उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि शी डजंट गो देयर। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ शी डिसाइड्स टू गो देयर, नोबडी कैन एक्चुअली स्टॉप द स्पीकर ऑफ द कांग्रेस। सो ओनली टाइम विल टेल। बट आई एम श्योर कि आपको ये डिटेल बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई, आपको आज कुछ नॉलेज मिली, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा। ऐसे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कि जिसमें थोड़ी-सी हिस्ट्री हो, एनालिसिस हो? आई एम श्योर अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियोस, ऐसे हिस्ट्री उनको समझाने में मुझे भी बहुत मज़ा आता है और मुझे भी बहुत नॉलेज मिलती है। तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक करेगा और अपने लोगों से शेयर करेगा। अब इसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। मार्केट्स जनरली न्यूज़ के लिए रिएक्ट करती हैं और कोई भी मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, वो ऐसी न्यूज़ के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव ही रिएक्ट करेंगी। हाँ, अगर पेलोसी की विज़िट कैंसल हो जाती है तो दिस मार्केट विल ऑब्वियसली रिबाउंड अगेन। सो let's wait and watch how things turn up in coming days. So with this thought, thank you very much.